आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और उम्मीद और आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। तो आज जो हमारा कल मॉडल टेस्ट हुआ था, आज उसी को लेकर के हम थोड़ी सी उनकी सॉल्यूशन को बात करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ ही हमें सही दिशा की ओर लेकर के जाती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा, जितने प्यारे तुम हो उतना प्यारा क्वेश्चन है। क्या है कि राजस्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहली चीज़ तो ये याद रखना है, क्या पूछा है, असत्य पूछा है। तो पहली बात, राजस्थान का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण क्रमश विस्तार 869 और 826 किलोमीटर है, ठीक है। बात करें हम पहले कौन सा पूछा है, पूरब और पश्चिम वाला। कौन सा पूछा है, पूरब पश्चिम, तो 869, ठीक है। और बात करें उत्तर दक्षिण की, उत्तर दक्षिण कितना दिया है, 826 किलोमीटर। कितना दिया है, 826 किलोमीटर। तो हमने पढ़ा था कि राजस्थान लंबा कम और चौड़ा अधिक है, चौड़ा अधिक और लंबा कम है। तो यानी कि ये कथन तो बिल्कुल सत्य है। क्या है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये हमारा राजस्थान मान लिया, ठीक है ना। राजस्थान में पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण, इसको हमने दो बार, उत्तर दक्षिण वाला तो 826 और पूर्व पश्चिम वाला 869, यानी कि ये कथन सत्य है। कथन बी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, बी। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। बिल्कुल, जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है कि राजस्थान की आकृति रोम्बस है, और ये टी एच एंडले के अनुसार, राजस्थान की आकृति कैसी है, रोम्बस। इसे हम एक और कहते हैं विषमकोणीय चतुर्भुज के समान। किसके समान, विषमकोणीय चतुर्भुज के समान। तो यानी कि ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। अब बात करते हैं ऑप्शन डी की। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4 जिलों से, कौन सी बात कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। तो पहली श्रीगंगानगर, दूसरी बीकानेर, तीसरी जैसलमेर, चौथी बाड़मेर। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले कि सर्वाधिक किसके साथ में लगती है, तो जैसलमेर के साथ में, और न्यूनतम पूछ लेता है तो बीकानेर के साथ में। कितनी लगती है, न्यूनतम। और न्यूनतम में भी पूछे तो 168 किलोमीटर। कितनी लगती है, 168। जैसलमेर के साथ में 464 किलोमीटर। कितनी लगती है, 464 किलोमीटर, ठीक है ना। तो क्या कहा है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4 जिलों से। बिल्कुल, 1 2 3 4 जिले हैं या नहीं है, चारों जिले है ना। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, 4 जिलों से लगती है। बिल्कुल सत्य सतन है। आगे बात करें अंतर्राज्यीय सीमा 5 जिलों से। नहीं, बिल्कुल। और कुछ मेरे को बोल भी रहे थे स्टूडेंट के सर चारों कथन सत्य हैं इसके अंदर। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि हमें कहाँ पर गुगली डाली है, कहाँ पर हमें फंसाने की चेष्टा की गई है। भैया 5 तो हैं लेकिन जिले नहीं, क्या है, राज्य। क्या है, राज्य। कौन कौन से हैं, चर्चा करें हम। तो 5 राज्य में सबसे पहले ऊपर से आते हैं हम पंजाब के बाद में दूसरा आता है हरियाणा, फिर आता है यूपी, फिर आता है एमपी, और फोर्थ आता है गुजरात। चलो देखते हैं कितने हैं। ये राजस्थान है, ठीक है, ये यहाँ पर लगा है पंजाब, दूसरा हरियाणा, यूपी, एमपी, और इधर वाला गुजरात। कौन सा, गुजरात। तो गिने 1 2 3 4 5। क्या है, 5 तो है, लेकिन याद रखना जिले नहीं है, क्या है, राज्य हैं। वैसे यही गलती करवाई जाती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। पूछा क्या है, असत्य। क्या पूछा है, असत्य। तो कौन सा असत्य हो जाएगा, डी वाला, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो 4 जिलों से लगती है, बिल्कुल सही है, लेकिन अंतर्राज्यीय सीमा 5 जिलों से नहीं, 5 राज्यों से लगती है, ठीक है। पहला क्वेश्चन। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सही जिलों का युग्म है उत्तर से दक्षिण क्रम में। कौन से में पूछ रहा है, उत्तर से दक्षिण क्रम में। कौन से क्रम में पूछ रहा है, उत्तर से दक्षिण क्रम में, ठीक है। तो जमाते हैं, बिल्कुल अभी हमने जमाए थे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे पहले तो कौन सा आता है, श्रीगंगानगर। बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले देखा श्रीगंगानगर, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। बाड़मेर नहीं होगा, बिल्कुल। जैसलमेर नहीं होगा, बिल्कुल।
श्रीगंगानगर, ये लो। अगर आपको सिर्फ एक भी याद है तो भी आराम से हो जाएगा, कौन सा, श्रीगंगानगर, क्योंकि उसने पूछा है उत्तर से, कहाँ से, उत्तर से दक्षिण में, ठीक है ना। चलो और देखते हैं, दूसरा है बीकानेर। इसमें देखो बीकानेर दूसरे पर आ रहा है क्या, बिल्कुल, एक पर, दो पर बीकानेर, तीसरे पर आता है जैसलमेर, कौन सा, जैसलमेर, तीसरे पर बिल्कुल जैसलमेर है, चौथे पर बाड़मेर, बिल्कुल कथन सही है। तो यानी कि इसने क्या पूछा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सही जिलों का युग्म उत्तर से दक्षिण क्रम में। तो पहले पर गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। हालांकि ये ऑप्शन हमारे पहले भी हो रहा था, बिना कुछ किए भी हो रहा था। कैसे, क्योंकि इसने उत्तर से पूछ लिया, जैसलमेर बीच में आता है, जैसलमेर बीच में आता है, बाड़मेर बिल्कुल नीचे से आता है। तो यहाँ से भी आप कर सकते थे, कॉमन सेंस लगाते फिर भी, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है, दिख तो रहा है ना। हाँ, अपने टेस्ट पेपर साथ में लेकर के बैठे और हालांकि दिखेगा सबको अच्छे से, ठीक है। तो बात करते हैं तीसरे नंबर की, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में कितने में से कौन सा असत्य है, यानी कि इन संबंध में कौन सा असत्य है वो बताना है। पहला ये कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या मरुस्थल में निवास करती है। देख लेते हैं, ये राजस्थान, ये अरावली, ये मरुस्थल। तो मरुस्थल में पाई जाती है 40% जनसंख्या, ठीक है ना। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर पाई जाती है 10%, यानी कि अरावली बेल्ट में, ठीक है ना। ये पठारों में पाई जाती है 11%, कितनी, 11। यहाँ पर पाई जाती है 39% जनसंख्या। वापस से, मरुस्थल, अरावली, मैदान, पठार। तो अब उसने कथन में क्या कहा है, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या मरुस्थल में निवास करती है। बिल्कुल सत्य है, क्या है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 40% जनसंख्या है। घनत्व की बात करते हैं, हाँ घनत्व पूछता तो घनत्व मैदानों में आ जाता, कहाँ पर आ जाता, मैदानों में। लेकिन उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, मरुस्थल में। बिल्कुल 40% जनसंख्या के साथ में मरुस्थल सर्वाधिक जनसंख्या रखता है, ठीक है। आगे बात करें हम ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी सिरोही में है। चलो इसकी भी चर्चा कर लेते हैं, कौन सी की बात कर रहा है, सबसे ऊंची चोटी की। हम अरावली की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अरावली की अगर हम भारत के सापेक्ष में बात करते हैं, कहाँ से, भारत में, तो भारत की ये खेड़ ब्रह्मा से प्रवेश करती है, कहाँ से, खेड़ ब्रह्मा। और खेड़ ब्रह्मा कहाँ पर है, गुजरात में। फिर बात पूछी जाती है हमसे, राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, तो राजस्थान के अंदर ये प्रवेश करती है आबू सिरोही से, कहाँ से, आबू सिरोही से, ठीक है। और आती कहाँ तक है, खेतड़ी झुंझुनू तक। कहाँ तक आती है, खेतड़ी झुंझुनू तक, ठीक है ना। तो अब इसको हम 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं, 1, 2, 3, यानी दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। चलो इसकी एक एक चोटियों को देख लेते हैं। इसकी तो है रघुनाथगढ़, क्या है, रघुनाथगढ़ सबसे ऊंची चोटी है उत्तरी अरावली की, रघुनाथगढ़ और सीकर के अंदर। फिर बात करते हैं मध्य अरावली की, इसकी है मोरमजी या टोडगढ़, मोरमजी है, ठीक है ना। और मोरमजी कहाँ पर है, तो अजमेर के अंदर। फिर इसकी है सिरोही, गुरु शिखर में, गुरु शिखर। और गुरु शिखर कहाँ पर है, सिरोही में, ठीक है ना। तो क्या पूछा उसने, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी सिरोही में है। बिल्कुल सत्य कथन है, क्या है, सत्य कथन है, क्योंकि हमने देखा राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो भी गुरु शिखर है, और अगर दक्षिणी अरावली की पूछता है तो भी सबसे ऊंची चोटी है मध्य अरावली की मोरमजी, और उत्तरी अरावली की कौन सी है, रघुनाथगढ़ सीकर, ठीक है ना। तो ये अपनी अरावली भी कंप्लीट। अरावली की बात करें, 10% अपने पास में जनसंख्या रखता है और 9% क्षेत्रफल रखता है, कितना, 9%। इधर की बात करें तो 61.11% क्षेत्रफल अपने पास में रखता है, ठीक है ना, 61.11 ये 9% रखता है। इधर बात करें 23% ये क्षेत्रफल रखता है मैदान। और बात करते हैं पठारों की, तो पठार रखते हैं अपने पास में 6.89%, कितना, 6.89%, ठीक है ना। तो ये अपने दोनों कथन हो जाते हैं। चलिए तीसरे कथन पर। तीसरा कथन क्या बोलता है हमसे, तीसरा कथन बोल रहा है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है। बिल्कुल, पठार सबसे ऊंचा उड़िया, याद रखना, राजस्थान में उड़िया का पठार सबसे ऊंचा पठार है। और उड़िया का पठार कहाँ है, सिरोही के अंदर, ठीक है। लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं, डी की। तो ये भी सत्य था, ये भी सत्य था, ये भी सत्य था। अब इसकी उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कमलनाथ है। नहीं 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 नहीं, अभी तो पढ़ी थी हमने, कहाँ थी, रघुनाथगढ़। कौन सी थी, कौन सी चोटी थी, रघुनाथगढ़, ठीक है ना। तो
उसने पूछा भी क्या था हमसे, असत्य पूछा था। क्या पूछा था? असत्य। और असत्य क्या है? उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, यानी कि वो बात कर रहा है हमसे, ये दक्षिणी अरावली, ये मध्य अरावली और ये उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, और रघुनाथगढ़ है सीकर के अंदर, ठीक है ना। तो ये हमारा असत्य हो जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? असत्य पूछा है तो कौन सा हो जाएगा? डी। तो तीसरे नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर है डी, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे की, किसकी? क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना, ये डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमसे कि अर्ध शुष्क मरुस्थल का निम्न में से कौन सा भाग नहीं है। क्या पूछ रहा है? नहीं है, यानी कि जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है उसका भाग पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं, कौन सा भाग नहीं है। तो पहले बात करते हैं हम घग्गर बैसिन की। किसकी बात करते हैं? घग्गर बैसिन की। तो सबसे पहले तो राजस्थान में हम अर्ध शुष्क मरुस्थल को देख लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था मरुस्थल के 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क। ये तो हो गया शुष्क, ठीक है। और ये वाला कौन सा है? अर्ध शुष्क। कौन सा है? अर्ध शुष्क। अब इस अर्ध शुष्क के हमने 4 पार्ट किए थे, और शुष्क वाले के कितने पार्ट किए थे? 2। बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त, इसके 4 पार्ट। पहला पार्ट किया था हमने यहाँ पर, ठीक है ना, इसको बोला था घग्गर बैसिन। क्या बोला था? घग्गर बैसिन। पहला पार्ट घग्गर बैसिन। सेकंड पार्ट पढ़ा था हमने, कौन सा पढ़ा था? शेखावाटी अंतः प्रवाह। कौन सा? शेखावाटी अंतः प्रवाह। तीसरा पढ़ा था नागौर उच्च भूमि। कौन सा? नागौर उच्च भूमि। और चौथा पढ़ा था लूणी बैसिन। लूणी बैसिन। क्या पूछा है उसने क्वेश्चन में? अर्ध शुष्क मरुस्थल की ही बात कर रहा है। घग्गर बैसिन, शेखावाटी अंतः प्रवाह बैसिन, नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि, और चौथा है इसका लूणी बैसिन। अर्ध शुष्क मरुस्थल के 4 पार्ट हैं, घग्गर और शेखावाटी, नागौर उच्च भूमि और लूणी का बैसिन। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अब इसमें पहले तो आंसर देख लो कौन सा वाला सही है। तो घग्गर बैसिन, बिल्कुल घग्गर बैसिन आसा है। लूणी बैसिन, बिल्कुल लूणी बैसिन भी आता है अर्ध शुष्क मरुस्थल में। शेखावाटी अंतः प्रवाह, शेखावाटी है, बिल्कुल है। बाणगंगा, बिल्कुल नहीं। बाणगंगा का बात करें हम, बाणगंगा जो आपके हम मैदानों को पढ़ते हैं, किस में पढ़ते हैं? मैदानों में। मैदानों में भी सबसे पहले किसका पढ़ते हैं? माही का। किसका? माही का। फिर पढ़ते हैं यहाँ पर बीच में बनास और बाणगंगा का, बनास और बाणगंगा का, बाणगंगा का। और फिर एक पढ़ते हैं हम चंबल का मैदान। किसका? चंबल का मैदान, ठीक है ना। तो ये किसका पार्ट हुआ? मैदान का। किसका पार्ट हुआ? मैदान का। तो हमारा सही आंसर क्या है? भाग नहीं है। क्या पूछा है? नहीं है। तो बाणगंगा का मैदान नहीं है। ये किसका पार्ट है? तो ये मैदान का पार्ट है। किसका पार्ट है? मैदान का, ठीक है। आगे समझ में? ये 4 पार्ट याद रखने हैं, ठीक है ना। और ये अभी हाल ही के किसी एग्जाम के अंदर पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चले आगे। चलो हाँ, इनसे थोड़ी सी चर्चाएं कर लेते हैं। जैसे कोई घटनाएं महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे घग्गर बैसिन की। घग्गर बैसिन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है ये नाली और पाट। क्या? नाली और पाट। याद रखना, नाली भेड़ की नस्ल भी है। क्या है? भेड़ की नस्ल। लेकिन नाली और पाट जो गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र है, और घग्गर बैसिन घग्गर नदी का जो अपवा क्षेत्र है, कहाँ पर? हनुमानगढ़ प्लस गंगानगर। इसके अंदर घग्गर जो बैसिन है उसके अपवा क्षेत्र को नाली या पाट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे समझ में सबके। दूसरा बात करते हैं शेखावाटी। शेखावाटी में 2-3 चीज़ें याद रखनी होती हैं। पहली यहाँ पर होते हैं जोहड़। क्या होते हैं? जोहड़। जो शेखावाटी में कच्चे कुएं होते हैं उनको जोहड़ कहा जाता है। दूसरा होते हैं सर। क्या होते हैं? सर। पढ़ाने वाले सर नहीं, वो होते हैं कच्चे तालाब। कैसे? कच्चे और अस्थायी तालाब। बरसात के समय में जो कच्चे और अस्थायी तालाबों का निर्माण हो जाता है उन्हें सर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर कहा जाता है। तीसरी और बात करें हम यहाँ पर, तोरावाटी। क्या? तोरावाटी। जो कांतली का अपवा क्षेत्र है, कांतली नदी है उसका अपवा क्षेत्र है, वो किस नाम से जाना जाता है? वो तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। घग्गर में नाली पाट याद रखना है, और शेखावाटी में जोहड़, सर, तोरावाटी। और एक और याद रखना है यहाँ से, बीड़। एक होता है बीहड़। क्या होता है? बीहड़। और बीहड़ होता है जो चंबल नदी का अपवा क्षेत्र है। क्या है? चंबल नदी का अपवा क्षेत्र। वो तो किस नाम से जाना जाएगा? बीहड़। लेकिन बीड़ होती है घास। क्या होती है? घास। और ये भी कहाँ पाई जाती है? शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र के अंदर या शेखावाटी क्षेत्र में देखने को मिलती है, ठीक है ना। यहीं पर एक चुरू है। चुरू कौन सा?
चुरू, और चुरू में पाई जाती है मूचिया घास। कौन सी घास? मूचिया, मूचिया घास। याद रखना मूचिया घास कहाँ पाई जाती है? चुरू के अंदर। हालांकि हम घासों की बात चलो कर ही लेते हैं थोड़ी सी। कौन से क्षेत्र में कौन सी घास देखने को मिलती है? देखो सबसे पहले सेवण, कौन सी? सेवण, और ये पाई जाती है जैसलमेर में। कहाँ पर? जैसलमेर में। सेवण के एक और पाई जाती है लीलोन, लीलोन। और भी हैं धामण, करण, अंजन। ये पूछी गई है धामन, करण, अंजन क्या है? तो ये क्या है? घासें हैं, ठीक है ना। सेवण, सेवण की बात करें गौड़ावन की प्रजनन स्थली। कौन सी? गौड़ावन की प्रजनन स्थली। प्रजनन स्थली किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सेवण घास को। और ये लीलोन, ये पौष्टिक घास भी है ना। सेवण और लीलोन दोनों ही पौष्टिक घास भी हैं, ठीक है। ये जैसलमेर की। अब बात करते हैं बीकानेर की। कहाँ की? बीकानेर। तो बीकानेर में पाई जाती है वैसे बीकानेर और वैसे बुर घास। कौन सी? बुर घास। बुर घास कहाँ पाई जाती है? बीकानेर के अंदर। चुरू की बात करें, चुरू में पाई जाती है मूचिया घास। कौन सी? मूचिया घास, ठीक है। आगे बात करें हम सवाई माधोपुर, ठीक है ना। टोंक सवाई माधोपुर में, और एक भरतपुर। भरतपुर याद रखना तुम तो, विशेषकर पूछा गया है। भरतपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक, इनमें देखने को मिलती है हमें, वो देखने को मिलती है कौन सी घास? तो जिससे इत्र बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? इत्र बनाई जाती है। और उस घास का नाम क्या है? खस। अगरबत्ती के पैकेट भी देखे होंगे तुमने, खस। इत्र बनाई जाती है। और इत्र को बनाने का काम किसने किया था? असमत बेगम ने। असमत बेगम कौन थी? असमत बेगम थी जहांगीर की सासू माँ। कौन थी? जहांगीर की सासू माँ। ये इनका सबसे बड़ा एहसान है जो नहीं नहाते उनके लिए कि इन्होंने इत्र का आविष्कार किया था। याद रखना थोड़ा सा, इससे जो ठंडाई भी बनाई जाती है, इत्र के साथ साथ क्या बनाई जाती है? ठंडाई। किस घास से? तो वो बनाई जाती है खस घास से। कई बार पूछा गया है। एक और पूछी जाती है बांसवाड़ा में, और बांस से बांसवाड़ा, और बांस से बांस। बांसवाड़ा में पाई जाती है बांस। और विश्व की सबसे लंबी घास है। क्या है? विश्व की सबसे लंबी घास। पहले ये वृक्षों की श्रेणी में आती थी, लेकिन अब इसको घास की श्रेणी में डाल दिया गया है। इसी वजह से क्या बोलते हैं कि ये विश्व की सबसे लंबी घासों की श्रेणी के अंदर आती है, ठीक है ना। तो ये तो थी सभी महत्वपूर्ण घासें, एक साथ हमने देख ली, ठीक है ना। आ जाते हैं अपने पुनः क्वेश्चन पर। तो हमसे क्या पूछ रहा था वो? कौन से क्वेश्चन पर थे? अच्छा, ये तो हो गया था। अब बात करते हैं घासों को लेकर के, मैदानों को लेकर के बात कर ली। चल चाहिए और बचा हुआ है नागौर उच्च भूमि। किसको? नागौर उच्च भूमि। तो नागौर उच्च भूमि की मैं बात करूं आपसे, तो इसमें एक ही चीज़ है। क्या है? एक ही चीज़ है, और वो क्या है कि यहाँ पर एक जलपट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जलपट्टी, ठीक है ना। और जलपट्टी भी कौन सी? फ्लोरोसिस रोग वाली, यानी कि यहाँ पर एक, जिसे हम बांका पट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? बांका पट्टी या कुंवड़ पट्टी। एक सेकेंड, इनको हवा लो वापस, ठीक, ऊपर कर लो। इसका तो हो गया ना। 4 नंबर में अर्धशुष्क मरुस्थल का कौन सा नहीं है? बाणगंगा का मैदान, ठीक है ना। ठीक है, तो इसमें बात कर रहे थे नागौर उच्च भूमि में। नागौर उच्च भूमि में याद रखनी है बांका पट्टी या कुंवड़ पट्टी। क्या? बांका पट्टी या कुंवड़ पट्टी, ठीक है ना। इसको याद रखना है, और कुछ याद नहीं रखना है कि यहाँ पर फ्लोरोसिस की मात्रा अधिक पाई जाती है, इस वजह से लोगों की हड्डियाँ गलना प्रारंभ हो जाती हैं। तो बांका पट्टी और कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कहाँ पर? तो ये हमारे नागौर उच्च भूमि में। लूनी बेसिन की बात करें तो जो लूनी नदी है, लूनी नदी है, उसका अब्बा क्षेत्र लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है। लूनी नदी का अब्बा क्षेत्र नागपाड़ अजमेर से होता है। एकमात्र दाईं ओर से जोजड़ी मिलती है। हालांकि हम इनकी चर्चा करेंगे। बांडी जो केमिकल रिवर के नाम से जानी जाती है, इसके अंदर मिलती है। जब नदियाँ पढ़ेंगे तब इसको देख लेंगे, ठीक है ना। और ये लूनी 6 जिलों से प्रभावित होती है, ठीक है ना। और हाँ, जिलों में परिवर्तन होने के कारण ये बाड़मेर जालौर में नहीं जाएगी। कहाँ नहीं जाएगी? बाड़मेर जालौर के अंदर नहीं जाएगी, ये सांचौर से सीधे निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ तक हो गया सबका। चलिए तो बात करते हैं सही आंसर की। सही आंसर क्या हो गया हमारा?
सही आंसर होगा हमारा, अच्छा इसके तो ये बाणगंगा का मैदान हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 5 की। 5 में क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? फिर पूछा है गलत है, गलत है, याद रखना क्या पूछा है? गलत है। पहला, राजस्थान क्षेत्रफल में देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। अच्छा चलो दूसरा पढ़ते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व मैदानों में पाया जाता है, ये तो देख लिया था अभी हमने, थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी कि जो मैदान थे उनमें कितनी पाया जा रहा था? 40%, जबकि यहाँ का क्षेत्रफल था 23%। 39% पाई जाती है जनसंख्या। इधर की बात करें 40, लेकिन क्या है इधर क्षेत्रफल अधिक है और जनसंख्या कम है, तो इस हिसाब से कहा है उसने जनसंख्या घनत्व मैदानों में अधिक पाया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कृषि। क्या है? कृषि। बिल्कुल सही है। भारत में मरुस्थल का सर्वाधिक भाग राजस्थान है। बात करें मरुस्थल की, तो मरुस्थल का आज कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर, 2 देशों में है, पाकिस्तान और भारत, ठीक है। भारत की बात करें तो 85% है। कितना है? 85% भारत के अंदर हिस्सा है। 15% पाकिस्तान में। कितना है? 15%, ठीक है ना। अब इस 85% में से लगभग 60% राजस्थान के पास में है। किसके पास में है? राजस्थान के पास में। तो क्या कहा है उसने? भारत में मरुस्थल का सर्वाधिक भाग राजस्थान में है, तो 60% है तो सर्वाधिक है। बिल्कुल ये कथन भी सत्य है। ऑप्शन सी की बात करें, पश्चिमी राजस्थान में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बिल्कुल पश्चिमी राजस्थान है, उसके अंदर बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं, ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। तो उसने क्या पूछा है? असत्य। क्या पूछा है? असत्य। तो कौन सा असत्य है? ए। तो 5वें नंबर पर ए असत्य है। क्षेत्रफल का सबसे बड़ा राज्य है। क्या है? सबसे बड़ा राज्य है। याद रखना, राजस्थान क्षेत्रफल में देश का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। हो गया। चलिए आगे क्या पूछ रहा है। तो ये ज्योग्राफी के थे, और अब दिए हैं किससे? अब दिए हैं हमारे पॉलिटी से। किससे दिए हैं? पॉलिटी से। चलिए पॉलिटी की बात कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, कॉन्सेप्ट क्लियर कराना ही है उद्देश्य, तो बस कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियरिटी होने चाहिए। इसके आपके हो जाएगा पहला वाला, ठीक है ना, पहला वाला सही है। अब क्या बात कर रहा है ये? राज्यपाल की। किसकी? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, यानी जो राज्यपाल होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? चलिए बात करते हैं कौन दिलाता है। दिख रहा है? ठीक है। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? जिला वरिष्ठ न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। तो राज्यपाल, राज्यपाल को 1 मिनट में याद करें। कैसे याद करें? 1 मिनट में। कैसे? पी के ने खास, थोड़ा सा ठीक। पी के ने खास, क्या करना है? पी के ने खास। इसमें है पद, इसमें है कार्यपालिका प्रधान, कार्यपालिका प्रधान, प्रधान, ठीक है ना। नियुक्ति, क्या है? नियुक्ति। इसमें क्या है? कार्यकाल, क्या है? कार्यकाल। इसके अंदर क्या है? अहर्ताएं, अहर्ताएं, अहर्ताएं या योग्यताएं। इसकी बात करें, इसमें क्या है? सेवा या शर्तें, ठीक। इसमें क्या है? शपथ, क्या है? शपथ। अनुच्छेद 153 क्या कहता है? प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 क्या कहता है? ये कहता है कि ये कार्यपालिका का प्रधान होगा। अनुच्छेद 155 क्या कहता है? कि इनकी नियुक्ति को बताता है। तो यही पूछ रहा है नियुक्ति। क्या पूछ रहा है? नियुक्ति। बात करेंगे 156 क्या कहता है? कार्यकाल। 157 क्या कहता है? अहर्ताएं। 158 क्या कहता है? 158 कहता है सेवा शर्तें, और 159 कहता है शपथ। एक और याद रखना है 161, कौन सा? 161। 161 में है क्षमादान, क्या है? क्षमादान की शक्ति। तो महत्वपूर्ण हो गए, ठीक है ना। थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हाँ मामूली से। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके? 7वें संविधान संशोधन के द्वारा एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है, यानी कि एक से अधिक राज्यों का क्या हो सकता है? राज्यपाल। और इसके जो वेतन भत्ते हैं उसका निर्धारण कौन करेगा? उसका निर्धारण संसद के द्वारा किया जाएगा कि कितना देना है, ठीक है।
तो याद रखना 7वां संविधान संशोधन क्या बताता है हमें, 7वां संविधान संशोधन ये बताता है कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का क्या हो सकता है, राज्यपाल हो सकता है। वेरी गुड। तो ये महत्वपूर्ण आर्टिकल हो जाते हैं। अब थोड़ी बात करते हैं नियुक्ति। तो इसकी नियुक्ति करते हैं कौन है, राज्यपाल की, तो राष्ट्रपति। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति भी ऐसे ही कर देते हैं क्या, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से, केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह से। किससे, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से। एक मिनट देख ही लो, नियुक्ति पढ़ रहे थे हम। तो नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति करता कौन है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कैसे करेगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से। लेकिन दो प्रथाएं भी चली आ रही हैं कि संबंधित राज्य के सीएम से क्या ली जाए, सलाह। क्या ली जाए, सलाह। और दूसरी क्या हो, उस राज्य का मूल निवासी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये थोड़ा सा याद रखना। तो आगे है कार्यकाल। सामान्यतः होता है 5 वर्ष, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। कितना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। अर्हता या योग्यताओं की बात करें, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। सेवा शर्तों की बात करते हैं और फिर बात करते हैं शपथ की। किसकी, शपथ की। तो यही पूछा शपथ कौन दिलाता है, तो इनको शपथ दिलाते हैं 159 के तहत जो हमारा हाई कोर्ट है यानी उच्च न्यायालय है, उसके मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश। तो इसमें क्या ऑप्शन दिया गया है, उच्चतम न्यायालय की नहीं, ये तो किसको दिलाएंगे, राष्ट्रपति को। किसको दिलाएंगे, राष्ट्रपति को। वेरी गुड। जिला न्यायालय बिल्कुल नहीं, तो ये 2 ऑप्शन खत्म। जिला वरिष्ठ न्यायाधीश नहीं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बिल्कुल सही। ऑप्शन 6 में सी, क्या है, सी, यानी कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। वेरी गुड। चलिए आगे बात करते हैं हम। तो कौन सा सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। राज्यपाल की योग्यता के संबंध में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। पहली बात, भारत का नागरिक होना चाहिए। आप सभी इसको सॉल्व भी करते चलें और अपने आंसर लिखते चलें कि साथ में हमारा कौन सा सही है। मैं अच्छा पढ़ने के लिए तुम्हें थोड़ा सा टाइम देता चलूँगा, जिससे आपका भी पता चलेगा कि हमें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है ना, तो इससे तुम्हारे देखो, एक तो बात करें हम स्थिति विस्तार को लेकर के, हाँ थोड़ी सी चर्चाएं और कर दूंगा मैं, जिससे आपका वो भी क्लियर हो जाएगा। क्या, बिल्कुल बिल्कुल, अभी बता देता हूँ मैं उनको भी, है ना। हाँ, तो राज्यपाल के बारे में, किसके बारे में, राज्यपाल, यानी राज्यपाल की योग्यता के संबंध में कौन सा कथन गलत है वो बताना है। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल पहली प्रायोरिटी है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, अनुच्छेद 157 के तहत योग्यता को बताता है। ठीक है, 157 को देखते हैं आगे, चलो बात करते हैं। पहले न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, चलो सही है। आगे बात करते हैं इसमें नोटा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने देखा था कि 157 किसको बताता है, योग्यता को, भारत का नागरिक होना चाहिए। 157 योग्यता को बताता है। न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। नोटा, यानी कि इनमें से कोई सा भी गलत नहीं है। ठीक है ना, तो नोटा का ध्यान रखें, नोटा कभी भी डुबा सकता है तुम्हारी नैया को। तो राज्यपाल के संबंध में ये सभी कथन सत्य हैं, यानी कि इनकी योग्यताएं होनी चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। किसकी, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे। संपूर्णानंद थे, निहाल सिंह थे, प्रतिभा देवी पाटिल थी, जयनारायण व्यास थे। कौन थे, बताओ फटाफट, लिख लिए आंसर। चलो बात करते हैं हम प्रथम राज्यपाल की। तो राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल का पद आया कैसे था। पहले चलते थे हमारे यहाँ पे महाराज प्रमुख और राज प्रमुख। कौन से, राज प्रमुख का पद समाप्त किया, फिर आ गया महाराज प्रमुख। और महाराज प्रमुख का पद समाप्त कर करके किसको लेकर आ गए थे, राज्यपाल को। किसको लेकर के आ गए थे, राज्यपाल को। तो समस्या का समाधान सभी का है तो इसके अंदर प्रथम राज्यपाल पूछा है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ राजस्थान। तो वो थे, कौन थे, संपूर्णानंद थे, नहीं बिल्कुल, कौन थे, गुरुमुख निहाल सिंह। इनका पूरा नाम क्या है, गुरुमुख निहाल सिंह, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। ठीक है ना, याद रखना, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, जो चीज़ें बताने की होंगी बिल्कुल बता देंगे। अब क्या पूछा है, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी।
सुमित्रा सिंह थी, प्रतिभा देवी थी और कमला बेनीवाल थी, सुचेता कृपलानी थी। कौन सी थी? चलो बात कर लेते हैं थोड़ी सी सुमित्रा सिंह की। तो ये तो थी फर्स्ट विधानसभा अध्यक्ष। कौन थी? विधानसभा अध्यक्ष। पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा सिंह। ठीक है ना। आगे बात करते हैं कमला बेनीवाल, ये पहली महिला मंत्री थी, पहली महिला मंत्री। ठीक है ना। सुचेता कृपलानी की, तो ये तो थी भारत की प्रथम सीएम, भारत की प्रथम मुख्यमंत्री। कौन थी? सुचेता कृपलानी। हाँ, राजस्थान की पूछता, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो वो थी वसुंधरा राजे। कौन थी? वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया। ठीक है ना। तो सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछता है तो वसुंधरा राजे, और पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल। तो यानी कि इनमें से तो सही नहीं हुआ। चलिए एक और ऑप्शन है अपने पास में अभी तो रामबाण है, चलो बात कर लेते हैं उसकी भी। प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा देवी पाटिल, बिल्कुल सही है। और ये वो राज्यपाल भी हैं जिन्होंने त्यागपत्र दिया था। क्या दिया था? त्यागपत्र। क्यों दिया था? क्योंकि इनको लड़ना था राष्ट्रपति का चुनाव। क्या लड़ना था? राष्ट्रपति का चुनाव। तो ऐसी महिला राज्यपाल जिसने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए त्यागपत्र दिया तो भी कौन होगी? प्रतिभा देवी पाटिल। और राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल पूछता है तो भी कौन होगी? प्रतिभा देवी पाटिल। विधानसभा अध्यक्ष की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? सुमित्रा सिंह। या विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा सिंह। बात करें कमला बेनीवाल महिला मंत्री थी, सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला सीएम थी, राजस्थान की प्रथम महिला सीएम थी वसुंधरा राजे सिंधिया। ठीक है ना। और चलो ठीक है, और बाद में बात करेंगे इसको लेकर के, अभी समय थोड़ा सा कम है तो आगे के क्वेश्चन की कार्रवाई शुरू की जाए। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, अच्छा इसका आंसर हो गया था ना सबका, 9 वाले का प्रतिभा देवी है ना, प्रतिभा देवी पाटिल। आगे राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब नहीं लगा, यानी कि 4 सन दे रखे हैं हमें और उसमें पूछा है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब नहीं लगा। आपको याद रखना है राजस्थान में अब तक राष्ट्रपति शासन लगा है 4 बार। कब कब लगा है याद रखना आराम से, 67, 77, 80, 92। ठीक है ना, सबके आगे 19। कब कब लगा है? 1967 में, 1977 में, 1980 में और 1992 में। अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। बस देख लो कौन सा नहीं है। 67 है, बिल्कुल लगा है। 80 में बिल्कुल लगा है। 77 में बिल्कुल लगा है। अब इसकी जगह आ जाता 1992 में। क्या आ जाता? 92। तो ऑप्शन सी सही। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4, 67, 77, 80, 92। 67, 77, 80, 92। तो राष्ट्रपति शासन कब नहीं लगा? 76 में। कब लगा था? 92 में। वेरी गुड। चलें आगे, ऑप्शन 10 का सी। ऑप्शन नंबर 11 देखे फटाफट, क्वेश्चन नंबर 11 लिख लिए, सबके आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है? राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? क्या बताना है हमें? गलत कथन बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, अनुच्छेद 153 में इसके पद का उल्लेख है। चलो, अनुच्छेद 161 समाधान से संबंधित है, बिल्कुल। अनुच्छेद 158 सेवा शर्तों से संबंधित है, बिल्कुल। अनुच्छेद 154 राष्ट्र की कार्यपालिका का प्रधान होगा। चलो बताओ, गूगली है तुम्हारे लिए, है ना, बिल्कुल। शब्दों से फंसाने की कोशिश की गई है, आप इसे अच्छे से गौर से पढ़ें, है ना, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन के अंदर सर्वाधिक परेशानी महसूस हुई थी, एक तो पहले वाले के और दूसरा 11वें वाले के। ठीक है ना, और होना भी चाहिए जो कि पता चले कि आखिर तुम तैयारी कर कैसे रहे हो, किस एंगल से कर रहे हो, क्योंकि आज का जो परीक्षा पैटर्न है वो ऐसा ही है ना। बस एग्जामिनर कहाँ से पूछे आपको क्वेश्चन तो वही निर्धारित है, राज्यपाल वही है, अनुच्छेद वही है, लेकिन वो क्या करेगा? बस शब्दों के साथ खेलेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है? वही हुआ है, हमने पहले ही पढ़ लिए थे सब, 2 बार मैं बताने की जरूरत नहीं है आपको। 153 अनुच्छेद में इसके पद का उल्लेख है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 161 क्षमादान से संबंधित, अच्छा समाधान है कि क्षमादान है? क्षमादान है ना, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, क्षमादान है। क्या है? क्षमादान से संबंधित, बिल्कुल सही है। 158 सेवा शर्तों से संबंधित है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी। अनुच्छेद 154 में कार्यपालिका का प्रधान तो होगा, कार्यपालिका
प्रधान तो होगा लेकिन किसकी का होगा, राज्य की का, किसका होगा, राज्य की। फंस गए ना। तो राज्यपाल के संबंध में कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गलत है, क्योंकि ये क्या कहता है, ऑप्शन नंबर डी कहता है कि 154 कहता तो है कि राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होगा, लेकिन राष्ट्र का नहीं, राष्ट्र का होगा राष्ट्रपति, और राज्य की होगी, राज्य की कार्यपालिका, उसका प्रधान होगा राज्यपाल। तो यहाँ पर राष्ट्र नहीं आना चाहिए था, राज्य की कार्यपालिका आना चाहिए था। ठीक है, चलो आगे बात करें हम 12वें नंबर पर। आया मजा। तो 11वें में है आपका डी सही। 12वां क्वेश्चन पढ़े, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में कौन सी रियासत थी, कौन सी रियासत थी। पहले चरण की बात करें 18 मार्च 1948, ठीक है ना। अच्छा हाँ 18 मार्च याद रखना, 1848। तो इसमें कितनी रियासतें थी, कितनी थी, 4। कैसे, ए बी सी डी, ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। कौन से चरण में थी, एकीकरण के प्रथम चरण में रियासत थी। अब इसने क्या कहा है कि राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में कौन सी रियासत, कौन कौन सी रियासतें थी, अलवर, धौलपुर थी तो सही, कोटा, बारां, झालावाड़ नहीं थी, नहीं थी तो सही लेकिन पूर्ण नहीं है अभी, और बात करते हैं आगे देखने के बाद में नहीं होंगी तो इनको करेंगे। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। कुशलगढ़, लावा, नीमराणा, ये तीनों ठिकाने थे, क्या थे, ठिकाने की बात करें, 3 रियासतों की बात करें 19, ठीक है ना, 19 रियासतों 3 ठिकाने थे, और एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, हो गया। हाँ 18 मार्च 1848 बाई मिस्टेक। हाँ। चलें आगे बात करें हम, तो आगे बात करते हैं हम किसकी, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, किसकी, क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, क्या कहता है कि राजस्थानी दिवस यानी राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। क्या पूछ रहा है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को, 30 अप्रैल को, 30 मार्च को, 15 मई को। कब मनाया जाता है, वेरी गुड, कब मनाया जाता है, 30 मार्च को। कब मनाया जाता है, राजस्थान स्थापना दिवस पूछता, राजस्थान स्थापना दिवस तो वो मनाया जाता है 1 नवंबर को। कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को। ठीक है, हाँ हिस्ट्री वाले सर ने बोला इसी वजह से। चलो आगे एक और अच्छा सा और बहुत ही बेहद प्यारा क्वेश्चन जो सर्वाधिक बार पूछा जाता है और सर्वाधिक बार नृत्यों में से पूछा जाने वाला क्वेश्चन सबसे फेमस है। गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है, शिकारी है, बालर है, मछली है या नोटा है। कोई सा नहीं है, बताओ फटाफट। शिकारी, बालर, मछली और नोटा, यानी कि इनमें से कौन सा है। वेरी गुड, कौन सा है, शिकारी बिल्कुल नहीं है और मछली बिल्कुल नहीं है, तो फिर बचा कौन सा, बालर नृत्य। ठीक है ना, बालर नृत्य की 2-3 खासियत और रखना, बाद में बात करेंगे। आगे क्वेश्चन है बालर से, इसलिए नहीं कर रहा मैं बात। ठीक है ना, क्वेश्चन 14वां में सी, 13वें में हमारा बी। अब बात करते हैं 15वां की, किसकी, 15वें में कहा है गैर गबरी किसके नृत्य हैं, गैर गबरी किसके नृत्य हैं, गरासिया जनजाति के, मीणा जनजाति के, और भी ऑप्शन आगे दिए हुए हैं, इनको याद रखना तुम। तो गैर गबरी किसके नृत्य हैं, ठीक है ना, किसके नृत्य, मैं सीधा बता देता हूँ, भीलों के। किसके हैं, भीलों के नृत्य। और भी नृत्य होते हैं इनके, जैसे कि गैर गबरी, युद्ध, द्विचक्री, हाथीमना, नेजा, घूमरा, ये सभी के सभी किसके हैं, तो ये भीलों के नृत्य हैं। इनके गरासियों की बात करें, बालर, बादल, मांदल, कूंद, लूर, ये सभी किसके हैं, गरासियों के। शिकारी की बात करें तो शहरियाओं का नृत्य है। मछली जो हमारी कंजर जनजाति है उसका नृत्य है। ठीक है, चलो आगे की क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। एक सेकंड, जूम कैसे नहीं हो रहा।
एक सेकेंड, ठीक है, दिखने लग गया। 3 और क्वेश्चन है बस। तीन क्वेश्चन और है। तो हमने अभी क्या पढ़ा था, किसका नृत्य था? तो वो भीलों का नृत्य था। 2 ऑप्शन इसमें रह गए थे। तो हमने पढ़ा था 16वें नंबर का क्वेश्चन, और 16वें नंबर का सही आंसर क्या है? भील जनजाति। गैर, गबरी, युद्ध, द्विचक्री, हाथी मजा, नेजा, घूमरा। और बालर, लूर, कूंद, मांदल, ये सब किसके थे? गरासियों के, ठीक है ना। और शिकारी शहरियाओं का था, और मछली कंजर का था, ठीक है ना। आगे बात करें बालर नृत्य की। किसकी? बालर नृत्य। बालर नृत्य में कौन भाग लेते हैं? क्या पुरुष स्त्री भाग लेती हैं? पुरुष भाग लेते हैं? कोई भाग नहीं लेता, और स्त्री पुरुष दोनों लेते हैं। बालर नृत्य की बात कर लें, गरासियों का प्रमुख नृत्य है, धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है, और स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है, यानी कि युगल नृत्य है। क्या है? युगल नृत्य। क्या है? युगल नृत्य, ठीक है। तो ये इसका आंसर 16 का सी। बात करते हैं 17वें की। किसकी? 17वें की। 17वां का क्या कहता है? 16वें का आंसर लिख लेना ना, सी। 17वें में बताओ फटाफट। अजमेर मेरवाड़ा किस वर्ष राजस्थान में विलय किया गया? अजमेर मेरवाड़ा का किस वर्ष राजस्थान में विलय किया गया? क्या पूछा हमसे? अजमेर मेरवाड़ा का किस वर्ष राजस्थान में विलय किया गया था? क्या 56 में किया गया था, 49 में किया गया था, 50 में किया गया था, 48 में किया गया था? किस वर्ष किया गया था? वेरी गुड, ठीक है। मैं आंसर देख पा रहा हूँ सबके सभी सही 1956 में। कब किया गया था? 1956 में। किस में विलय किया गया था? अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान के अंदर विलय किया गया था। थोड़ी सी और हम बात करें, जैसे कि बात करें कितने चरणों में हुआ? तो 7 चरणों में। कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण संपूर्ण होता है, ठीक है ना। और इसमें किन किन को? तो 19 तो रियासतों को सम्मिलित किया गया था, 3 ठिकानों को सम्मिलित किया गया था। ये अजमेर मेरवाड़ा चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। क्या था? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था, ठीक है ना। इसको सम्मिलित किया गया था। आगे बात करते हैं। तो उसका पहला 17वें का कौन सा हो जाएगा? ए। 18वें की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? गरबा है, लूर है, घूमर है, मांदल है? कौन सा है? सभी बताएं फटाफट। वेरी गुड, ये तो बता सकते हो, घूमर है। क्या है? घूमर। घूमर को और क्या कहा जाता है? राज्य की आत्मा। क्या कहा जाता है? राज्य की आत्मा, राज्य की आत्मा। और सही बात तो ये है घूमर के बारे में कि हमारे यहाँ पे जो भी औरतें होती हैं उन्हें घूमर के अलावा कुछ नहीं आता। 2 बार इधर करेंगे, 2 बार इधर करेंगे, उनके फिक्स है स्टेप। और एक बार ऐसे चक्कर लगाएंगी, ऐसे घूमेंगी, तो उनको सिर्फ एक ही नृत्य आता है, घूमर। कौन सा आता है? घूमर। कहीं पे भी देख लेना आप, शादी ब्याह में उन्हें 2 ही स्टेप आते हैं। एक बार हाथ को इधर ले जाएंगे, एक बार इधर ले जाएंगे, एक बार ऐसे चक्कर लगा कर आएंगे, तो वो भी क्या करती हैं? घूमर। तो याद रखना, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो वो है घूमर। आगे क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान के एकीकरण के समय कितनी रियासतें व ठिकाने थे? अभी बात करते आ रहे हैं 4 ठिकाने थे, नहीं, यानी कि ये गलत हो गया। 3 ठिकाने थे, बिल्कुल सही है, लेकिन 18 रियासतें नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। 19 रियासत 2 ठिकाने, तो 3 ठिकाने थे, यानी कि ये भी गलत है। अब बचा ऑप्शन ए, 19 रियासतों और 3 ठिकाने। 19 में कौन सा सही है? ए। बात करते हैं 20वें की। किसकी? 20वां, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए, जसनाती संप्रदाय, रामदास जी संप्रदाय, लालदास जी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। फटाफट बताओ, लास्ट ऑप्शन है। और कहते हैं अंत भला तो सब भला। तो तुम्हारा इसमें से कौन सा सही है? फटाफट लिख लिया सबने? अच्छा, हाँ बता देंगे, अभी उसको भी आपके थोड़े से 1-2 क्वेश्चन रह रहे हैं, उनके डाउट भी है ना। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के किया जाता है? जसनाती संप्रदाय के द्वारा। ऑप्शन 20 में ए, ठीक है ना। अब थोड़े से किसी ने कहा था मेरे को कि सर अक्षांश देशांतर, तो बात करें अक्षांश देशांतरों की, तो यहाँ से गुजरता है 23-3, 30-12, ठीक है, 30-12, ठीक है। और यहाँ से गुजरता है 69-30, 78-17, 17।
इनके आगे तो लगेगा पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, और इनके लगेगा उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ये भी उत्तरी अक्षांश है, ये भी। इसकी बात करें तो अभी कितनी 69, इसकी बात करें तो 826। इस सीमा की बात करें तो 4 जिले 1, 2, 3 और 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से यानी पाक से सीमा बनाते हैं, ठीक है ना। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, सर्वाधिक जैसलमेर, बीकानेर सबसे कम। बात करें 5 राज्य, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात, ये 5 राज्यों के साथ में क्या बनाती है, अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। इनकी तो चर्चा कर ही ली थी हमने, बस यही बच रहे थे 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 69 डिग्री 30 से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। एक और पूछा जाता है 70 डिग्री अक्षांश, कौन सा, 70 डिग्री देशांतर कहाँ से गुजरता है, तो जैसलमेर से। किससे गुजरता है, जैसलमेर से। राजस्थान के कितने जिले उष्ण कटिबंध में, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल। तो राजस्थान के यहाँ से कर्करेखा गुजरती, कौन सी कर्करेखा, 23 डिग्री 3 मिनट, कौन सी, 23 डिग्री 3 मिनट, और यहाँ पर आता है बांसवाड़ा और यहाँ आता है डूंगरपुर, ठीक है ना। इन दोनों से ही गुजरती है कितनी, 26 किलोमीटर, कितनी, 26 किलोमीटर। तो ये 2 ही ज़िले हैं जो उष्ण कटिबंध में आते हैं, ठीक है ना, उष्ण कटिबंध में आते हैं, ठीक है ना। 26 किलोमीटर गुजरती है कर्करेखा, राजस्थान के 2 ही ज़िले आते हैं, और बाद बाकी ये सभी उपोष्ण कटिबंध में आते हैं। किस में आते हैं, वैसे तो शीत कटिबंध में आते हैं, और पूरे राजस्थान को हम उपोष्ण कटिबंध के अंदर ले लेते हैं, क्योंकि हमने देखा था 0 से 23 तक तो उष्ण में, 23 से 66.5 तक था वो शीतोष्ण में था, और ये शीत कटिबंध में था 66 से 90 डिग्री तक, ठीक है ना। तो ये याद रखना। अब राजस्थान इसमें भी आता है और इसमें भी आता है, तो शीत और उष्ण, शीतोष्ण यानी शीतोष्ण और उष्ण, इनको मिला के बन जाता है उपोष्ण, उपोष्ण कटिबंध के अंदर आता है, ठीक है। हो गया सबका क्लियर है अब तो, अच्छा, चलो ठीक है, 1 सेकंड और, थोड़ा सा इनको जिले और बात करें राजस्थान में। तो राजस्थान में सबसे बड़े ज़िले मिलते हैं कहाँ पर देखने को, तो ये मिलते हैं पश्चिम में, कहाँ पर, पश्चिम में, और छोटे ज़िले पूर्व में। लेकिन अब याद रखना, पूर्व में जो पहले सबसे छोटा ज़िला था धौलपुर, कौन सा, धौलपुर। अब धौलपुर की जगह पढ़ा जाएगा दूदू, लेकिन तुम्हारे एग्जाम में नहीं पढ़े जाएंगे अभी, है ना, दूदू में। जैसलमेर पहले भी बड़ा था, अब भी बड़ा ही है, जैसलमेर पहले भी बड़ा था और अब भी बड़ा ही है, ठीक है ना। जैसलमेर के बाद में बात करें बीकानेर, अभी के आधार पर बता रहा हूँ क्योंकि अभी ऑफिशियल आंकड़े नहीं आए हैं, तो अभी हम पुरानों के आधार पर ही पढ़ रहे हैं ना। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर, JBBJ, बाड़मेर और जोधपुर, JBBJ, ठीक है ना। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर, ठीक है ना। सबसे छोटे ज़िलों में बात करते हैं तो कौन सा है, सबसे पहले धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ठीक है ना। ये DDP, ये छोटे ज़िले हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये तो थे हमारे क्वेश्चन आंसर को लेकर के चर्चाएं थी, जो पहला आपका मॉडल टेस्ट हुआ था उसको लेकर के हमने चर्चाएं की हैं, ठीक है। मिलते हैं हम कल के टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।